हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। तो दोस्तों, आज है 23 जून 2021। 23 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन पे हम फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? इसका पहला ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पांचवा तथा ऑप्शन डी है चौथा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी पांचवा स्थान हासिल किया है। आइए देखते हैं। महामारी के बीच भारत 2020 में सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र की 21 जून को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में 64 अरब डॉलर का एफडीआई आया। जून 2019 में 51 अरब डॉलर से 27% ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं की मांग में तेजी आई। इससे आईसीटी उद्योग के लिए ग्रीनफील्ड एफडीआई और परियोजना घोषणाओं का मूल्य 22% से ज्यादा बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गया। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन बी है देना बैंक और यूको बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक, तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन जो दिए हुए चार ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का चयन किया है। केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने हिस्से का निवेश करेगी। पहले चयन में 51% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। प्राइवेट होने वाले दोनों बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू इनके शेयर प्राइस के मुताबिक 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए का है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 28 अगस्त तथा ऑप्शन डी है 21 जून। में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है जापान तथा ऑप्शन डी है चीन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यूएस इंडिया, यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कार्य बल अमेरिका के ऊर्जा
विभाग, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और USISPF द्वारा लॉन्च किया गया। मंत्रालय और USISPF द्वारा लॉन्च किए गए इस योजना में कार्यबल डिकार्बोनाइजिंग, उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्र और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने की लक्ष्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ज्वाइंट योगा, ऑप्शन बी है एम योगा, ऑप्शन सी है हेल्थ योगा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत ने इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने ऐप को लेकर कहा कि ये आधुनिक तकनीकी और प्राचीन विज्ञान में फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस देश को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बेंगलुरु तथा ऑप्शन डी है लखनऊ। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पंजाब तथा ऑप्शन डी है दिल्ली। में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्ले तक योग को पहुंचाने के लिए विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई है। इन केंद्र पर योग सिखाने वाले इंस्टीट्यूटर को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाद में सार्वजनिक जगहों, पार्कों, RLWA में लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा था। उसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 450 छात्र छात्राएं खुद को रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है भारत तथा ऑप्शन डी है चीन। जिसमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी आइसलैंड को। विश्व शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों क्षेत्रों को उनको शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में हमारे पड़ोसी देश भूटान को 22वां, नेपाल को 85वां स्थान, बांग्लादेश को 91वां स्थान तथा श्रीलंका को 95वां स्थान
वहीं पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कितने वर्षीय माविया सुदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी हैं? यानी जम्मू कश्मीर के तरफ से पहली वुमेन फाइटर माविया जो हाल ही में एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है। आइए उनका देखते हैं। इनका उम्र कितना है? यानी ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 23 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष या ऑप्शन डी है 27 वर्ष। इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 23 वर्षीय माविया सुदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है। उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया है। वे राजौरी की रहने वाली है। ऐसा करने वाली देश की वह 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। माविया सुदन हैदराबाद की इंडिगल वायुसेना अकादमी में इकलौती महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग तथा ऑप्शन सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है राज्यसभा। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण और चालक दल के विवरण रिकॉर्ड करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान करता है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश की लॉरेन हार्बर क्वालिफाइंग योजना में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? इसमें पहला ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी न्यूजीलैंड की लॉरेन हार्बर क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी। वे 87 किलो वेट में भाग लेंगी। वे 2013 से पहले पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे। उन्हें 2015 में इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के ट्रांसजेंडर नियमों के तहत इंग्लैंड की वुमेन टीम में शामिल किया गया था। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।